नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का लगा ग्रहण। बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क बंद। हम प्रवक्ता ने सरकार गिराने का किया दावा तो बैकफुट पर आई बीजेपी। डैमेज कंट्रोल में उतरे सुशील मोदी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश। 2 दिनों तक रहेगी यही स्थिति, शीतलहर के आसार। और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आज बैठक। ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का लगा ग्रहण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां राज्य के सभी पार्क को बंद करने का ऐलान दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क रहेंगे बंद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बिहार सरकार के गृह विभाग ने ये ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर जहां नए साल के जश्न पर जुटने वाली भीड़ और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के खतरे को देखते हुए प्रदेश के गृह विभाग ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क को बंद करने का ऐलान किया है। सरकार ने यह फैसला ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से नए साल का जश्न किसी पार्क या जैविक उद्यान में मनाने की योजना बनाने वालों को झटका लगा है। जहां सरकार के इस फैसले से पहले संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़े पैमाने पर बुकिंग कराने की बात सामने आई थी। दरअसल बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी बढ़ गया है। और इसे देखते हुए ही बिहार सरकार के गृह विभाग ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्कों को पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि नए साल के जश्न पर जुटने वाली भीड़ और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के खतरे को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश के गृह विभाग ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क को बंद करने का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने यह फैसला ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए किया है। जहां दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से नए साल का जश्न किसी पार्क या जैविक उद्यान में मनाने की योजना बनाने वाले को झटका लगा है। और सरकार के इस फैसले से पहले संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़े पैमाने पर बुकिंग करने की बात भी सामने आई थी। तो ये चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्भय, ये सरकार का बड़ा फैसला जहां 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिहार के सभी पार्क और जैविक उद्यान बंद रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए एक साथ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब एक बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार जो खबरें आई थी कि पटना जू में लगभग 800 से अधिक टिकटें बुक हो चुकी हैं। तो राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक पिछले दिनों जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में 10 केस का ट्रेस होना भी कहीं ना कहीं इस फैसले के लिए बड़ा कारण बन सकता है। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में 150 से अधिक मामले जो है वो हो गए हैं, जिसमें अगर 150 की अगर बात की जाए साथ ही साथ देखा गया है तो पिछले दिनों लगभग 18 ऐसे केस हैं जो RT-PCR में ट्रेस हुए हैं। हालांकि अब तक उसे आंकड़ों में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उनकी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पटना में पटना जू हो, इसके अलावा आप देखेंगे तो राजधानी पार्क की जिसे इको पार्क भी कहते हैं, उसमें भी अधिक संख्या में लोग खास करके पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब सभी पार्कों को और जो जू है उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके सबसे पीछे का कारण ये रहा है कि यहाँ पर भीड़ अधिक होने की संभावना जताई जा रही थी और कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इसके कारण इसे बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। जी, जैविक उद्यान में बड़े पैमाने पर बुकिंग की भी बात सामने आ रही थी निर्भय, तो अब ये लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है।
बिल्कुल, पिछले 2 सालों से जिस तरीके से कोरोना काल देखे गए, तब भी लगातार जो स्थितियां रही वो बखूबी वैसे ही रही जब 2020 की शुरुआत हुई थी, और अब 21 के खत्म होने के बाद भी एक बार फिर से वही स्थितियां है। तो लगातार लोग एक इंतजार में थे कि इस बार शायद उन्हें कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पिकनिक मनाने की आजादी होगी। और इसको लेकर के 25 तारीख से ही पटना जू और इसके साथ साथ इको पार्क में बुकिंग चल रही थी। पटना जू की जो बातें आपने कही, बिल्कुल पटना जू में लगभग 25 तारीख से बुकिंग हुई थी, तो लगभग 800 से अधिक टिकटें बिक चुकी थी। वही जू की भी माफ कीजिएगा, इको पार्क की भी बातें आ रही थी कि वहां भी धड़ल्ले से बुकिंग चल रहे थे। लेकिन अब लोगों के खुशियों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है, और अब 2 तारीख तक सभी पार्क बंद रहेंगे। हालांकि उसके बाद क्या कुछ होगा अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल अब लोगों को पिकनिक मनाने के लिए जू या फिर किसी भी पटना के उद्यानों में जाने की अनुमति नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये प्रदेश के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जहां 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्कों को बंद करने का ऐलान किया गया है। माफ कीजिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, और इस बार एनडीए के नेताओं में ही वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से अलग सुर्खियां बटोर रही हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सरकार गिराने का दावा किया, तो बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू और मंत्री जीवेश मिश्रा ने पलटवार किया। ऐसे में नीरज बबलू ने पूर्व सीएम मांझी को सुझाव दिया, तो जीवेश कुमार ने उसका जवाब दिया। आपके माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री को बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। देखिए, रिजवान जी हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है ऐसी बात होगी तो। ऐसा थोड़ी कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएगा। अच्छा, ये तो जो ऐसो आराम कर रहे होंगे वो इससे ज्यादा चिंतित हो। हम लोग तो दिन भर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग को रत्ती भर भी चिंता नहीं है कौन किधर जाएंगे कहाँ रहेंगे। सरकार बिहार के हित में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में गठबंधन करके सरकार को चला रही है, और जिसमें बिहार का हित होगा वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, एनडीए करेगी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और इस प्रकार की बातों में कोई रुचि नहीं है। बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का कैसे भला हो, कि देखिए हम लोग कितने प्रसन्न हैं। आज बिहार के युवाओं के लिए इतना बड़ा काम हमने कर दिया। ये तख्ता ऐसा है कि जो पलटने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र में लोकतंत्र का तख्ता जनता पलटने का काम की है, और बीच में उन्होंने आशीर्वाद देके हम लोगों को यहाँ बिठाया है। बीच में ये तख्ता कोई ये कुर्सी और टेबल का तख्ता नहीं है जिसको आप पलट। अच्छा, ये तो वहीं बिहार में जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार किया है, जिसके बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जीतन राम मांझी का बचाव किया है। दरअसल पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आराम करने की नसीहत दिए जाने के बाद अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जिसमें मांझी जी को धमकी दी, उसे भाजपा से
निलंबित कर साफ संदेश दिया है कि दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने ट्वीट में सुशील मोदी ने आगे लिखा है कि जिस बयान को तुल दिया गया उस पर जब मांझी जी ने माफी मांग ली, अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया, तब इस चैप्टर को यहीं बंद हो जाना चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए एक बार फिर से आवाज बुलंद होने लगी है, जिसको फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन एक्टिव हुए हैं और 30 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और आनंद मोहन के छोटे पुत्र अंशुमन आनंद दरभंगा आने वाले हैं और गांव-गांव से फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन को इकट्ठा कर पटना में प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन ने कहा कि जब आनंद मोहन की सजा पूर्ण हो गई है तो वो फिर सरकार साजिश के तहत उन्हें कैद में कैसे रख सकता है और सरकार अतिशीघ्र आनंद मोहन को रिहा करे, नहीं तो 29 जनवरी 2022 को पटना में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन प्रदर्शन करेगा। मुद्दा है जो आनंद मोहन जी पूर्व सांसद की जेल में सजा पूरी होने के बावजूद भी बिहार सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा और क्षत्रिय महासभा के जो युवक हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेंद्र सिंह तंवर, वो परसों 30 तारीख को अपराह्न 3 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य और जितने भी हमारे सदस्य हैं और क्षत्रिय महासभा के सदस्यों के द्वारा उनको एयरपोर्ट से लेके आयकर चौराहे पे जो सीतायन होटल है उनको भव्य तरीके से स्वागत के साथ गाजे बाजे के साथ लाया जाएगा। और हमारे अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं महेंद्र सिंह तंवर, उनकी भी यही मुख्य मांग है और यही इसी मुद्दा के कारण वो आ रहे हैं कि हमारे जो पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हैं उनको जल्द से जल्द बिहार सरकार रिहा करे। ट्रैफिक पुलिस को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम लेते हुए पटना और नालंदा ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में कैमरा लगाने का फैसला लिया है, जिससे तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरों व जवानों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बिहार पुलिस धीरे धीरे आधुनिक उपकरणों से लैस होती नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की। अब ट्रैफिक पुलिस के कंधों पर देखा जाएगा एक कैमरा। आरोप लगाते थे, पुलिस पर भी लगाते थे आरोप कि पुलिस ने मनमानी तरीके से पैसा वसूला है। इस वक्त मौजूद हैं गांधी मैदान के कारगिल चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जो है यहाँ नियंत्रण किया जा रहा है और जो ट्रैफिक पुलिस है, जो लोग यहाँ पे हेलमेट नहीं पहन कर आ रहे हैं उनको पकड़ कर ला रही है और उन्हें फाइन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने ड्यूटी में मुस्तैद है और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे या कार से जो चल रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, उन्हें फाइन किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं अच्छी है, जो कि एक आरोप लगता था पुलिस पर और पुलिस जो आरोप लगाती थी दूसरे पर, इससे नियंत्रण होता है और ये जो अवैध वसूली का जो होता था आरोप, ये अवैध वसूली भी रुकेगा और लोग इस पर आरोप भी नहीं लगाएंगे। DTV भारत के लिए धीरेन्द्र कुमार, पटना। वहीं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट मामले को लेकर कहा कि तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के मंत्री होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि मैं कल गया भी था, वहां मैं श्रमिकों को, घायल हालत में जो श्रमिक हैं उनको मिल करके भी आया हूं और अपने अधिकारी के साथ भी बैठकर कल मैं वहां भी एक छोटी सी समीक्षा की थी। उसमें ये बात तय है कि ऐसा देखने से लग रहा है कि फैक्ट्री के अंदर कोई ऑपरेशनल फॉल्ट है। नॉर्मली फैक्ट्री नहीं है, बॉयलर नया है, तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती है। जो नए बॉयलर होते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम का बॉयलर होता है, उसके अंदर जो ही प्रेशर बनता है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है वाल्व के माध्यम से। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऑपरेशनल फॉल्ट है। जांच के आदेश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और विभागीय स्तर पर भी हमारे बॉयलर चीफ वहां हैं। वो जांच करने के बाद जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक किसको बचाया गया, किसको फंसाया गया,
ये कुछ लोग अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से बयान दे रहे होंगे, मेरा उसमें नहीं जाना है। मेरा है अच्छा बचाया जाता तो 7 लोगों पर FIR क्यों कर दिया जाता तुरंत। मैंने तो कल बयान दिया मुजफ्फरपुर में भी कि इस 7 के अतिरिक्त भी जो दोषी होंगे हम उनको भी बख्शने वाले नहीं है। जो रिपोर्ट तो आने दीजिए, कोई निर्दोष ना फंसे, इसकी भी चिंता करना सरकार की पहली जिम्मेदारी। बात करें गोपालगंज की, जहां गोपालगंज में कैनरा बैंक के CSP में दिन दहाड़े लूट हो गई, जहां 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं बता दें कि बैंक से 50,000 रुपए की लूट हुई है। वहीं भागने के क्रम में अपराधियों ने फायरिंग की और वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बात कर ले मौसम की, जहां मंगलवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा यानी 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर मध्यम स्तर के कोहरा छाए रहने के आसार हैं और प्रदेश में 29 से 30 दिसंबर को शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं 31 दिसंबर के बाद प्रदेश के दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निषेध, बिहार झारखंड में मौसम का रुख जो बदल गया है और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मौसम ने एक बार फिर से अपना रंग बदल दिया है और मंगलवार की देर शाम जो बारिश हुई है उसके बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आम दिनों में 8 साढ़े 8 बजे तक धूप हो जाती थी, लेकिन जो आज की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। आज 8:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी तक धूप भी नहीं निकला है और ठंड काफी ज्यादा अब बढ़ रही है, इसमें इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को भी कोल्ड डे ही रहेगा, काफी ज्यादा ठंड पड़ी रहेगी उस दिन। और ऐसा जो हाल है वो सिर्फ राजधानी पटना में नहीं, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे ज्यादा ठंड बढ़ गई है। भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अरवल की बात करें तो इन सब जिलों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं अब ठंड का जो असर है वो बिहार में देखने को मिलेगा। जी, मौसम में अचानक गिरावट के कारण लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, थोड़ी बहुत ठंड तो अब शुरुआत हुई है, क्योंकि नए साल तक ये जो ठंड का मौसम है वो आ जाता है और ठंड अब जब आई है तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं सुबह के समय, उनको कहीं ना कहीं ठंड से जूझना पड़ेगा। उन लोगों को थोड़ी कठिनाइयां हो रही है, सुबह ऑफिस का भी टाइम होता है, कई लोग ऑफिस भी जाते हैं, तो उन लोगों को भी इन सब मुश्किलों से भी जूझना पड़ सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निषेध। तो आपको बता दें कि तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न हुए खतरे की समीक्षा करने और दिल्ली में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे अपनी अहम बैठक करेंगे। वहीं एक आधिकारिक नोटिस में यह जानकारी दी गई है, जहां DDMA द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के क्रियान्वयन का भी बैठक में जायजा लिया जाएगा। वहीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।